हरिपुर नाम के गांव में एक बहुत ही बड़ी हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में एक बहुत ही बूढ़ी दादी और उसका एक पागल पोता महेश रहता था। उस औरत का छोटा पोता मोहन अपनी फैमिली के साथ शहर में रहता था। इतनी बड़ी हवेली में एक शांता नाम की औरत अकेली ही काम करती थी। एक दिन दादी को शांता के चीखने की आवाज आती है। दादी, दादी बचाओ, मुझे बचाओ। ये सुनकर बूढ़ी दादी जल्दी से भागकर सीढ़ियां चढ़ती है। तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे आ गिरती है। बूढ़ी औरत की चीख की आवाज सुनकर शांता वहां भागती हुई आती है। दादी, दादी ये क्या हुआ आपको? ये आप कैसे गिर गई? शांता जल्दी से दादी को उसके कमरे में लेके जाती है और डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर आके देखता है तो पता लगता है कि दादी को काफी गहरी चोट आई है। देखिए, आपको बहुत गहरी चोट लगी है और इसलिए आपको दवाई के साथ थोड़ा आराम भी करना होगा। ऐ खुदा, बैठे बैठे क्या मुसीबत लग गई मुझको। आखिर आप सीढ़ियों से गिरी तो कैसे गिरी? अरे मुझे तो ऊपर से तेरे चीखने की आवाज आई। लगता है जानबूझकर ही मुझे नीचे गिराने के लिए उसने ऐसा किया है। आपको ध्यान रखना चाहिए दादी, ये आजकल कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती जा रही है। चाहे कुछ भी हो जाए आप ऊपर ना जाना। दादी बिस्तर पर पड़ी पड़ी बहुत बोर हो रही थी। तभी अचानक शहर से उसके छोटे बेटे का फोन आ जाता है। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? अभी रीना और बच्चों को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। ओके? नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ मत आओ। यहाँ शांता है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। मैं अब आपकी एक नहीं सुनूंगा। मैं कल आ रहा हूँ बस। मोहन की बात सुनकर तो दादी और परेशान हो जाती है, जैसे वो चाहती ही ना हो कि मोहन वहाँ आए। अरे दादी, आपने ये क्या कर दिया? आपको ये बात मोहन को नहीं बतानी थी। अब देखो वो कल अपनी फैमिली के साथ आ रहा है। अब आप उसे ऊपर जाने से कैसे रुकेंगी? अब मेरे मुंह से निकल गया तो निकल गया। अब आने दे उसे। हम दोनों मिलकर सोच लेंगे कि क्या करना है। और वैसे भी वो 1-2 दिन में चला जाएगा। हम दोनों मिलकर सोच लेंगे कि क्या करना है। वैसे भी उसका काम धंधा भी तो है ना। अगली सुबह मोहन हरिपुर के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों में वो दादी के पास पहुंच जाते हैं। बच्चे तो इतनी बड़ी हवेली देखकर खेलने निकल जाते हैं। मोहन और रीना दादी से मिलने जाते हैं कि तभी महेश वहां जाकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। देखो, मेरी शादी है और मेहमान भी आने लगे हैं। तुम लोग मेरी दुल्हन से मिलके जरूर आना। वो वो ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। हाँ ठीक है, अभी तुम अंदर जाओ। तुम्हें अपनी दवाई भी तो लेनी है ना। चलो जाओ अंदर। चलो जाओ यहाँ से, कुछ भी बोलते रहते हो। शांता की बात सुनकर महेश नाराज होकर अंदर चला जाता है। मनोज और रीमा को महेश की हालत देखकर झटका सा लगता है। ये महेश भैया को क्या हुआ है? जब यहाँ मैं कुछ साल पहले आया था तो वो सब ठीक थे, और ये क्या शादी शादी दुल्हन दुल्हन बोले जा रहे हैं। फिर मनोज अंदर जाता है और दादी से मिलता है। उसके बाद वो महेश की हालत के बारे में दादी से पूछता है। बेटा, अब मैं क्या बताऊं। एक दिन महेश छत पे खड़ा किसी की बारात जाते देख रहा था, तो अचानक जाने कैसे उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसके सर में इतनी गहरी चोट लगी कि वो पागल ही हो गया। बस तभी से शादी और दुल्हन जैसी बातें करने लगा है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है महेश भैया के साथ। लेकिन हम अगर उनका शहर से अच्छा इलाज करवाएंगे तो देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है। इस तरह बातें करते करते काफी रात हो जाती है और फिर सबको नींद आने लगती है। शांता वहाँ आती है और उनको सोने को कहती है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं ऊपर वाले अपने फेवरेट कमरे में ही सोऊंगा। नहीं नहीं, ऊपर नहीं, नीचे। वो ऊपर अभी सफाई हुई नहीं है ना, इसलिए। मनोज दादी की बात मान जाता है और नीचे के कमरे में ही सो जाता है। बच्चे भी उनके साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। जब सब गहरी नींद में होते हैं, रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। तभी अचानक रिंकू को किसी के रोने की आवाज आती है। रिंकू इधर उधर देखता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। आवाज ऊपर से आ रही होती है। इसके ऊपर जरूर कोई दूसरा कमरा है।
जिसमें कोई रो रहा है। रिंकू ऊपर देख ही रहा होता है कि अचानक छत में चुड़ैल का हाथ निकलकर बाहर आ जाता है। वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता रिंकू की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे अपनी तरफ बुला रहा होता है। रिंकू की तो डर के मारे हालत बुरी हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से चिल्लाकर टीना को उठाता है और उसे वो चुड़ैल का हाथ दिखाता है, पर तब तक वो हाथ गायब हो चुका होता है। टीना को लग रहा होता है कि रिंकू उसे डराने के लिए सब कुछ कर रहा है, इसलिए उसकी बात को वो झूठ समझती है और वापस सो जाती है। रिंकू भी डर कर सो जाता है और अगली सुबह उस बात को डरावना ख्वाब समझकर भूल जाता है। अगली रात फिर रिंकू के साथ वही होता है। फिर से वो हाथ छत से निकलकर बाहर आ जाता है और रिंकू को अपनी तरफ बुलाने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। टीना, टीना उठो, टीना उठो, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। रिंकू डर के मारे पीछे चलता रहता है। उसका पैर वहाँ पड़े गंजा पर पड़ता है और वो बड़ी बुरी तरह फिसलता है। रिंकू का सर फर्श पे लगने ही वाला था कि उस चुड़ैल का हाथ रिंकू को पकड़ लेता है और रिंकू को चोट से बचा लेता है। उसके बाद वो हाथ दोबारा रिंकू को अपनी तरफ बुलाने लगता है। इसने तो मुझे चोट लगने से बचाया है, मतलब ये किसी अच्छी चुड़ैल का हाथ है जो शायद मुझे मारना नहीं चाहती, बल्कि मेरी मदद जरूर चाहती है। रिंकू को डर तो लगता है, मगर वो उस चुड़ैल के हाथ को पकड़ लेता है और चुड़ैल उसे ऊपर खींच लेती है। वो एक अंधेरे कमरे में खड़ा होता है और उसके सामने एक चुड़ैल होती है। चुड़ैल को देखकर रिंकू की हालत बुरी हो जाती है। चुड़ैल, तू तू तो चुड़ैल है, ये मुझे मार डालेगी। और ये मैं कहाँ आ गया? ये किसका कमरा है? और तुमने मुझे ऊपर खींचा है ना? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, कभी नहीं। अब तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद करना होगा, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। आजाद? पर कैसे? और तुम्हें यहाँ कैद किसने किया? उस बुढ़िया ने जिसका पैर मैंने तोड़ दिया। वो तो मेरी परदादी है और वो तुम्हारे साथ ऐसे क्यों करेंगी? वो तो बहुत अच्छी है। अच्छी, और वो उसकी वजह से आज ये मेरी हालत है, वरना मैं आज महेश के साथ खुश रह रही होती। चुड़ैल की बात रिंकू को जरा भी समझ में नहीं आती। वो तो बस बाहर जाने की जिद करता रहता है, पर चुड़ैल उसे कहीं भी बाहर न जाने देती। अब अगले दिन सब रिंकू को ढूंढने लगते हैं, पर रिंकू का तो कुछ पता ही नहीं चलता। दादी और शांता अच्छे से समझ जाते हैं कि ये उस चुड़ैल का काम है, पर अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो सबको क्या बोले और रिंकू को कैसे बचाए। अब बस एक ही जगह ढूंढने के लिए बचती है और वो होती है ऊपर वाला कमरा। मनोज ऊपर जाने लगता है तो शांता उसे रोक देती है और बहाने लगाने लगती है। आखिर तुम लोग मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने देते? ऊपर जाने में दिक्कत ही क्या है? मेरा बच्चा खोया है, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकता। मुझे रिंकू को जाके ढूंढना होगा। फिर मनोज जिद करके ऊपर चला जाता है और उसे शांता अब दरवाजा नहीं खोलने देती। उसे कमरे में से रिंकू की आवाज आती है। वो तो अब किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता और कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। कमरे के अंदर चुड़ैल और रिंकू को देखकर टीना और मनोज की सांसें अटक जाती हैं। मुझे पता था मेरे ऐसा करने से कोई ना कोई दरवाजा खोलेगा। आज मैं आजाद हो जाऊंगी। और मुझे उस दादी से अपनी मौत का बदला भी लेना है। मेरे बच्चे को छोड़ दो। और ये तुम मेरी दादी को लेके क्या क्या बोली जा रही हो? दादी बताओ ना, ये आपको ऐसे लेकर क्या बोली जा रही है? अचानक वहाँ महेश भी आ जाता है और वो उस चुड़ैल के पास जाने की जिद करने लगता है। उसे उस चुड़ैल से जरा भी डर नहीं लगता। मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन। ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है? कोई हमें सच सच बताओ। अब तुझे सबको सच सच बताना ही होगा। जब तू सबको सच सच बताएगी तो तभी मैं रिंकू को छोड़ूंगी, वरना मैं रिंकू को मार डालूंगी। नहीं नहीं, मैं सबको सच बताती हूँ। ये चुड़ैल महेश की होने वाली बीवी थी। मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि ये बहुत ही गरीब घर की थी। पर महेश ने मेरे खिलाफ जाकर शादी कर ली और मैंने एक दिन मौका देखकर इसे इसके ही कमरे में आग जलाकर मार दिया। तभी वहाँ महेश आ गया और उसने सब देख लिया। उस दिन से महेश पागल हो गया। आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? दादी,
सब लोग उस दादी को घर में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। चुड़ैल रिंकू को छोड़ देती है। उसका मकसद तो सबके सामने सच लाना होता है, जो वो कर देती है।